नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रशिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अग्निवीर के लिए धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी, जरूरत पड़ने पर बनाया जाएगा एक्ट। सावन के पहले सोमवार से होगा कांवड़ यात्रा का आगाज। सीएम धामी बोले, धर्मनगरी हरिद्वार में पुष्प वर्षा से होगा शिव भक्तों का स्वागत। केदारनाथ उपचुनाव की चर्चा ने पकड़ा जोर। दिल्ली में मंदिर निर्माण और उपचुनाव को लेकर हो रही बयानबाजी। अजेंद्र अजय का आरोप, केदारनाथ के मुद्दे को भुना रही कांग्रेस। और बरसात में महंगी हुई फल सब्जियां, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। रसोई का बिगड़ा बजट, लोग हुए परेशान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों को आरक्षण देने को लेकर बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा है कि सरकारी नियुक्ति पर लोगों को, जो अग्निवीर हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकारी विभागों में उनकी नियुक्ति होगी और इसके लिए सरकार जल्द एक्ट भी लाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योजना का लाभ उत्तराखंड भवन और अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा। बता दें कि योजना के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मोबाइल लर्निंग स्कूल बस की सुविधा दी जाएगी। सीएम धामी ने 2 मोबाइल लर्निंग स्कूल बस का फ्लैग ऑफ भी किया। इससे पहले देहरादून और नैनीताल में इस पहल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 314 बच्चे प्रारंभिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वहीं सोमवार को यानी कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शासन प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि यात्रा का केंद्र हरिद्वार है, लिहाजा सरकार शिव भक्तों का स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी। सीएम ने बताया कि सरकार की तरफ से यात्रा को लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। समीक्षाओं के जरिए तैयारियों को परखा गया है। हर बार हमारे लिए बहुत एक उत्साह और उमंग का वातावरण लेकर आती है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़ियों का पूरा एक केंद्र बिंदु हमारे राज्य का मां गंगा का हरिद्वार उसका केंद्र बिंदु होता है। और तो अन्य राज्यों से भी आते हैं, अन्य स्थानों पर भी चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र हरिद्वार होता है। उसके लिए हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर तैयारी की है। मैंने स्वयं उसकी समीक्षा की है और अच्छी यात्रा होगी। हम शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगे, हेली से उनको पुष्प वर्षा करेंगे और भी जो अभिनंदन हमारे लोग करते हैं, सारा प्रशासन, हमारा शासन, सरकार। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी यूपी सरकार की तर्ज पर कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों को पहचान उजागर करने के लिए फरमान जारी किया। इस फरमान के बाद व्यवस्था धरातल पर देखने को मिल रही है। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर नियमों का पालन कराया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई विवाद ना हो, इसको लेकर भी एक्टिव मोड पर पुलिस प्रशासन है। वहीं कांवड़ियों को लेकर भी हर कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सभी थाना प्रभारियों को, सभी सर्कल अफसरों को निर्देशित किया गया था कि जितनी भी 2 दुकानें हैं या जितने भी शॉप्स लगी हैं, उनके एक तो प्रॉपर तरीके से उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, उसमें प्रोप्राइटर्स जिसके नाम पे वो शॉप है उसका नाम लिखा जाना, क्योंकि QR कोड्स में कई बार धांधली होने की भी संभावना रहती है। कई बार चीज़ें सामने हमारे आती है कि किसी प्रकार की कोई यात्रीगण के साथ मिसबिहेव होता है। कुछ जो सब्जियां हैं या कुछ जो सामान लेना है, उसको लेके QR कोड को लेके लगातार विवाद बना रहता है। उसके लिए एक रेट लिस्ट के साथ साथ QR कोड और जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम प्रॉपर तरीके से दुकान में होना चाहिए, ताकि सनद भी रहना चाहिए। जो यात्रीगण वहाँ आ रहे हैं वो किस दुकान से ले रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए।
उधर लक्सर में अपर पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अपर अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा के दौरान बैठक का आयोजन किया, जिसमें तमाम पुलिस अधिकारी शामिल हुए और संवेदनशील इलाकों पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। वहीं यात्रा में व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया है कि यातायात व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। हरिद्वार में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिव भक्त देश के कोने कोने से हरि की नगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु ने बताया कि आस्था का ये पर्व है और वो अपनी श्रद्धा के लिए कांवड़ यात्रा में आते हैं। और गंगापुर सिटी राजस्थान में जाएंगे। कब चले थे वहाँ? क्या मन्नत मांगी है आपने? कोई मन्नत मांगी नहीं, खाली श्रद्धा है, आस्था। गंगापुर सिटी के पास। अच्छा, कितना दिन लगे? 12-13 दिन लगेगा, कम करेगा। तो कब आए थे यहाँ पे? आवागो तो हम 18 तारीख 18 तारीख में पहुँचे। किस तरह की कोई दिक्कत सामने आई? नहीं, कोई दिक्कत सामने कोई। शिविर लगे हुए मिल रहे हैं रास्ते में? मिल रहा, शिविर मिल रहा है, अच्छी है, व्यवस्था बढ़िया। उत्तराखंड में 2 विधानसभा यानी कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव के बाद अब केदारनाथ उपचुनाव भी होना है और इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो जोर पकड़ने लगी है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव के नतीजे काफी दिलचस्प रहे। चुनावी परिणाम ने न सिर्फ सत्ता में बैठी भाजपा को झटका दिया, बल्कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी काम किया है। और यही कारण है कि अब कांग्रेस आगामी चुनावों को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। 2 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब बारी केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की है, जिनको लेकर अभी से जीत का दावा किया जा रहा है। खासतौर पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस काफी आश्वस्त नजर आ रही है और उसकी वजह है दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण होना। इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगा सकती है। दरअसल बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट खाली हो गई है। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण के मामले ने तूल पकड़ा है, उसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से भला कैसे जाने दे सकती है। एक तरफ बीजेपी पर निशाना साधने का मौका और दूसरी तरफ केदारनाथ उपचुनाव। यही वजह है कि कांग्रेस केदारनाथ के मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रही है। हालांकि कांग्रेस के सवालों पर बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पलटवार कर आरोप लगाए कि कांग्रेस को राजनीति करने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए होता है और इसीलिए केदारनाथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने का काम कर रही है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीज़ें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि चुनावों तक वो मुद्दा जिंदा रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। अब कांग्रेस पर कोई आरोप लगाए और कांग्रेस शांत बैठी रहे, भला ये कैसे हो सकता है। बीकेटीसी के अध्यक्ष के आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जो जैसा होता है उसे दूसरा भी वैसा ही दिखाई देता है। महारा ने कहा कि कांग्रेस अब जो अपनी यात्रा निकालने जा रही है उसका केदारनाथ उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये जो जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसे ही दिखाई देता है। हम केदारनाथ के चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। आपको सोचना चाहिए था कि जिस दिन केदारनाथ की सम्मानित विधायक का देहांत हुआ उस दिन आप यहाँ से शिला लेके चले गए दिल्ली के मंदिर के शिलान्यास के लिए। जिस दिन 8 गढ़वाल के 5 जवान शहीद हुए थे और उनकी अंत्येष्टि इस उत्तराखंड में हो रही थी, इस देवभूमि में, उस दिन आप वहाँ शिलान्यास कर रहे थे। तो उत्तर आपको देना है, हमको नहीं देना है। हम विपक्ष के लोग हैं, जो चीज़ गलत होगी उसको रोकने की कोशिश करेंगे, गलत की ओर इशारा करेंगे और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
इतना ही नहीं, गणेश गोदियाल ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ केदारनाथ विधायक का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन नहीं हुआ था, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तो क्या ये भी उपचुनाव जीतने का ही प्रयास था? अगर विपक्ष ये कहता है कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं इसीलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ की विधायक का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ था और ठीक उसी समय मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तो ये भी क्या उनका उस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास था? कृपया पहुंचाइए इस बात को वहां तक। केदारनाथ को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। दिल्ली में मंदिर निर्माण और केदारनाथ उपचुनाव के बीच राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर जनता का क्या रुख होता है, ये वक्त ही बताएगा। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की मुहिम एक पेड़ मां के नाम के तहत अपनी माता के नाम पर पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जीवन में व्यक्ति की सबसे पहली गुरु उनकी मां होती है। ऐसे में उन्होंने अपनी मां के नाम पौधा लगाने का मौका मिला, जो उनके लिए सौभाग्य की बात बताया। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने राजधानी देहरादून के केनाल रोड पे रिस्पना नदी के किनारे पौधारोपण किया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कराया था। देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है और आज पूजन पूर्णिमा का शुभ दिन है और ऐसे दिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी की प्रेरणा से विश्व पर्यावरण दिवस से उस दिन से पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला संस्कार, सबसे पहली शिक्षा देने का काम माँ के द्वारा होता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने आज माँ के साथ माँ के एक पौधे का उनके नाम का रोपण किया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान पौधों के रोपण का है, वृक्षारोपण का है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के विरोध में अब कांग्रेस से यात्रा निकालने जा रही है। 24 जुलाई से यात्रा का आगाज होगा, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। पूरा मामला क्या रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण का मामला भी अनसुलझा सा है। भले ही केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर का निर्माण करने पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन दिल्ली में मंदिर का निर्माण होगा या नहीं, इस पर स्थिति फिलहाल असमंजस की है, जिस वजह से कांग्रेस लगातार विरोध करती नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस 24 जुलाई से जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि 24 जुलाई से ये यात्रा हरिद्वार की हर की पैड़ी में गंगा स्नान करके शुरू की जाएगी, जबकि केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के साथ ही 15 दिन बाद यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कई विधायक शामिल होंगे। देखिए, यात्रा में पूजन का काम हमारे नौटियाल साहब, जो हमारे संस्कृति विभाग के अध्यक्ष हैं, धर्म और संस्कृति विभाग के, वो पूजा अर्चना गंगा जी में करेंगे। हम सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे, सभी वरिष्ठ नेता हमारे कांग्रेस के वहाँ उपस्थित रहेंगे। यात्रा का प्रारंभ नौटियाल जी के हाथों से होना है और उसके बाद हम सभी लोग पैदल चलेंगे। लगभग 13 से 14 दिन की यात्रा है। बारिश की वजह से हो सकता है एक आध दिन बढ़ सकता है कहीं, क्योंकि अगर कहीं रोड बंद होगी, ब्लॉक होगी। ये पदयात्रा है और इसको हम केदारनाथ में जाकर जलाभिषेक के साथ करेंगे। पूजा अर्चना के बाद वहाँ के पंडा पुरोहितों ने मिलने की एक मीटिंग के लिए कहा है कि हम सब आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलेंगे। उसके बाद वहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं आदरणीय भैरव जी के मंदिर में जाकर एक पत्र जो हमारा है, 3-4 सूत्री जो पत्र है, उसको भैरव बाबा की समर्पण करके वहाँ चिपकाने के बाद हम लोग फिर यात्रा का समापन करेंगे। वहीं अब कांग्रेस की पद यात्रा को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस को राहुल गांधी की शुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी द्वारा संसद में सनातन धर्म का अपमान किया जाता है, उनके लिए यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस को सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए, युवराज सद्बुद्धि यात्रा। जब उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, जब उनके युवराज
सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले हर सनातनी छेड़खानी करते हैं, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सनातनी धर्म के प्रति आस्था कहाँ चली जाती है। इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। केदारनाथ बचाओ यात्रा का उद्देश्य क्या वाकई धार्मिक प्रतिष्ठानों को बचाने का है या फिर इस यात्रा का उद्देश्य राजनीति से जुड़ा है? क्योंकि विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद अब केदारनाथ में भी उपचुनाव होना है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं कांग्रेस धर्म की आड़ में अपनी सियासी रोटी सेकने का काम तो नहीं कर रही। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की इस यात्रा का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। उधर खटीमा विधायक भुवन कापरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों को आर्थिक मदद देने के तौर पर 5,000 रुपए दिए, जिस पर कांग्रेस विधायक ने सरकार का आभार जताया। वहीं उन्होंने बारिश की वजह से बर्बाद हुई किसानों की फसलों को भी आंकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। भुवन कापरी ने बताया कि उन्होंने इस मसले पर सीएम धामी से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। ग्रसित क्षेत्र मेरी विधानसभा बाढ़ के अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया और 10 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी। 5-5 हज़ार रुपए की सहायता लोगों के घर तक फौरी पहुंचाई। तो मैंने धन्यवाद कहा और जब बजट दिया तो धन्यवाद कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है। और उसके बाद मैंने उन्हें एक मांग पत्र दिया है कि जो बरसात के पानी के भरने के कारण लोगों के 1 साल का राशन खराब हो गया है, उनके रजाई गद्दे खराब हो गए हैं, उनके बेड खराब हो गए हैं, घर की मोटरें फूक गई हैं, इन्वर्टर ख़राब हो गए हैं, बच्चों की किताबें भीग गई हैं। तो 5,000 रुपये आपने फ़ौरन राशि दी, उसके लिए फिर धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन कम से कम 50,000 रुपये उनको दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर वो मांग पत्र पर देकर आया हूँ। और किसानों का जो हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है उसका जल्दी से जल्दी उसका आकलन होना चाहिए और बाज़ार मूल्य के हिसाब से उसमें जो है मुआवजा मिलना चाहिए। उधर रुड़की में पूर्व मेयर गौरव गोयल ने विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि रपटा निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रहे हैं और आशंका जताई और इस मामले में उन्होंने जांच की मांग की है। जांच से बचने के लिए विधायक उन्हें धमका रहे हैं। बता दें कि इस मामले में निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा है। शहर का सबसे बड़ा भूमाफिया भ्रष्टाचारी विधायक, जिसके खिलाफ मैंने रफ्ते का एक मुद्दा शहर के अंदर 93 लाख रुपए का 1 सप्ताह पहले रफ्ता बह गया, मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस रफ्ते पे खड़े होकर की थी। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना तिल मिला गया कि अपने चमचे द्वारा, अपने साथ जुड़े हुए ठेकेदारों द्वारा, अपनी तनख्वाह पर रखे हुए नौकरों द्वारा और 2-4 जो उसके चमचे हैं उनके द्वारा फेसबुक पे मेरे खिलाफ एक अभियान उसने चलाया। मैंने भी उसी क्रम में उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के 2-4 बिंदु अपने फेसबुक पे पोस्ट किए और मैं बताना चाहता हूं कि वो पोस्ट अब लगातार इस भ्रष्टाचारी विधायक के कार्य उजागर चलते रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने चौफाल वन चौकी क्षेत्र में जो बहने से बरसात की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के वक्त क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदय भी पहुंचे। यहाँ बरसाती नाले की वजह से किस तरह लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसको रोके जाने के उपाय पर मंथन हुआ। इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण मैं कर चुका हूँ। मुझे जो ज़मीनी हकीकत है और सच्चाई है वो मुझे पता है। ये जो नाला यहाँ आता है ये हल्द्वानी विधानसभा से होते हुए कालाडूंगी विधानसभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है। इसका जो स्रोत है वहाँ से 70 मीटर की अगर एक चैनलिंग हो जाएगी और वो रकसिया नाले में डाल दिया जाएगा तो 80% यहाँ के जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बाकी ड्रेनेज एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही थी क्योंकि यहाँ 1-2 साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है। उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के खेतों में, घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है। इसका सिंचाई विभाग से हमने एक एस्टिमेट बनवाया था। सिंचाई विभाग ने उसमें टेंडर वगैरह भी कर दिया है, बट उसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी थी और कुछ अलग जो है विभिन्न सुझाव आए थे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। उन्हीं पर हम जनता के सुझाव लेने के लिए आज यहाँ मौके पर आए थे। लोगों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए कैसे इसका प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है और यही सहमति बनी है कि जो 2 सुझाव हैं मुख्य रूप से उन्हीं में काम हम लोग दोनों में करें। एक समाधान के भरोसे इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
राजधानी देहरादून में मोबाइल लूट की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 6 महीनों में देहरादून में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर घटनाएं शाम के वक्त में अंजाम दी गई और जिसमें महिलाओं को निशाना बनाया गया। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें आरोपी नशे की लत की वजह से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, 2 तरह के स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट होते हैं। खासकर अगर मैं राजधानी की बात करूं तो एक चेन स्नैचिंग या बैग स्नैचिंग की बात करते हैं, जहां इमीडिएट आदमी पैसे के लिए स्नैच कर लेता है कोई, और दूसरा होता है जो मोबाइल स्नैचिंग, क्योंकि हर आदमी यहाँ मोबाइल लेके वॉक भी कर रहा है, चल रहा है, खासकर महिलाएं, बच्चे सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको छीनना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और प्राय ये देखा गया कि घटनाएं जनरली शाम के वक्त और देर शाम को होती है, और इसमें जितने भी हमारे अक्यूज पकड़े गए वो यंग एज के बच्चे ही थे। और कहीं ना कहीं जब उनका आपराधिक इतिहास या कहेंगे उनके एंटीसीडेंट्स को पता किया गया तो पता चला कि कहीं ना कहीं वो नशे की प्रवृत्ति से परेशान थे या उससे ग्रसित थे, और उसके ही उसमें उन्होंने ये घटना कर लेते हैं। उधर रुद्रपुर के भगवानपुर क्षेत्र में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ अपना आशियाना उजाड़ने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जमीन पर वो पिछले 50 सालों से रह रहे थे, प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद पीला पंजा वहां चला दिया बिना उनका पक्ष सुने हुए। लोगों ने बताया कि रास्ते में जो रात के वक्त में उनके घर को तोड़ दिया गया, ऐसे में वो सड़क में बैठने को मजबूर है। बता दें कि प्रभावित लोग पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। हालात आप देख रहे हैं क्या हालात है, हमारे घर तोड़ दिए, सब कुछ उजाड़ दिया। अब हमें यही है कि हमें जगह चाहिए, जमीन चाहिए, मुआवजा चाहिए। जब तक नहीं देंगे हम धरना नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। और कोई भी प्रशासन आए कुछ भी कर ले, हमें नहीं हटा पाएगी। कि यहाँ पे बहुत लोग आए, खाली बस बातें करते हैं, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, ये कराएंगे, बस हमारा मन रखने के लिए, हमारा मनोबल तोड़ने के लिए एक तरह से। उधर चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक में बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला। और बता दें कि जायजा लेने के लिए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बादल फटने की वजह से पाटी ब्लॉक के कई गांव जो है वो प्रभावित हुए हैं। क्षेत्र में खेत खलियान के साथ ही पेयजल योजनाएं और रास्ते भी बह गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में अग्निवीर के लिए धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी, जरूरत पड़ने पर बनाया जाएगा एक्ट। सावन के पहले सोमवार से होगा कांवड़ यात्रा का आगाज। सीएम धामी बोले, धर्मनगरी हरिद्वार में पुष्प वर्षा से होगा शिव भक्तों का स्वागत। केदारनाथ उपचुनाव की चर्चा ने पकड़ा जोर। दिल्ली में मंदिर निर्माण और उपचुनाव को लेकर हो रही बयानबाजी। अजेंद्र अजय का आरोप, केदारनाथ के मुद्दे को भुना रही कांग्रेस। और बरसात में महंगी हुई फल सब्जियां, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। रसोई का बिगड़ा बजट, लोग हुए परेशान।